नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग प्रूवन रोड मैप देखेंगे फॉर दिस राइड। ये जो राइड हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये जो आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हमारा रोड मैप क्या है, हमारा फ्लो क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी एग्जामिनेशन आप पकड़िए, उसमें आपको ये रोड मैप फॉलो करना ही पड़ेगा। इसको आपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। जो भी एग्जामिनेशन क्रैक किया है, जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन क्रैक किया है, वो जाने अनजाने में यही रोड मैप को फॉलो करता है। ये रोड मैप से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप एक बार इस रोड मैप से छेड़छाड़ किए, तब आपका रोलर कोस्टर गिरेगा और आप मर जाएंगे, ठीक है। ऑनेस्ट ओपिनियन है ये रोड मैप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसको आप थोड़ा सा भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप राम हैं और आपको रावण को हराना है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले ना आप रावण को पढ़ेंगे कि रावण कैसे लड़ता है, रावण हारेगा भी कि नहीं हारेगा, और कैसे हारेगा। तो राम जी ये जाने कि रावण का कितना पावर है। जब राम जी ये जाने कि रावण के पास पावर बहुत है, तो राम जी सोचे कि अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब कि हमको भी उस तरह से रेडी होना पड़ेगा। दूसरा ये जाने कि रावण कैसा है, क्या वो दुष्ट है या फिर कोई वो धर्मात्मा है, तो ये जाने कि वो दुष्ट है, ठीक है। लास्ट में ये जाने कि उनके स्थिति में उनका रावण जो जगह में रहता था, वहां पर सबसे स्ट्रांग योद्धा कौन है, वो भी जाने। और लास्ट में जाने कि उसका क्या कमजोरी है। रावण का कमजोरी है, तो रावण का कमजोरी था कि नाभि में मार दो गोली, नाभि में मार दो तीर, तो मर जाएगा। तो रावण को देख करके ही राम ने क्या किया, अपने तरकस में तीर रखा, वैसा ही तीर रखा राम और लक्ष्मण ने, ताकि रावण को हरा पाए। तो यहाँ पर आरबीआई का जो एग्जामिनर है, वो हमारा रावण है, ठीक है। और एग्जामिनेशन में जीत ही हमारा जीत है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन को कैसे जीतेंगे, जब एग्जाम को समझेंगे। एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले आपको एग्जाम को पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले आपको एग्जाम को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। एग्जाम में आप पैटर्न समझो कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसके बाद एग्जाम का सिलेबस को आप याद करो, क्योंकि सिलेबस जो है वो डिफाइन करता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये बताता है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सिलेबस और पीवाईक्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बताता है कि क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू बताता है कितना पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये दोनों अगर आपका आ गया, तब क्या होगा कि आप एक्यूरेटली जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने देखा कि ट्रेंड हिसाब से ये जो डॉक्यूमेंट है, इसे और डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है, तब आपका दिमाग क्या होगा, क्या बोलेगा कि ये जो रिपोर्ट है हमको और डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो ये तो मालूम चल गया ना कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सिलेबस और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जब आपने पैटर्न देख लिया, आपने सिलेबस देख लिया और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आरबीआई का वीकनेस क्या है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पैटर्न इस तरीके का है, सिलेबस में ये रखा गया है, और सिलेबस के अंदर भी कितना डेप्थ में जा पा रहा है आरबीआई। तो कुछ जगह ऐसा होगा ना जिसको वो डेप्थ में जा ही नहीं पा रहा होगा, वही है आरबीआई का वीकनेस। अगर आप ये चीज पकड़ लिए कि आरबीआई का वीकनेस क्या है, तब आपका झंडा गड़ेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो, पैटर्न जब आप समझ पाते हो कि अगर आप पैटर्न गौर से देखोगे, तो फेज टू में ना आपको बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। फेज टू में आपको एक तो टाइपिंग करना पड़ता है, करीब करीब एक दिन के अंदर आपको 5 से 6 हजार वर्ड टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर आपको दिन भर आपको एग्जाम देना है। तो फेज टू में इस तरीके का पैटर्न है। तो फेज टू का पैटर्न समझ करके आप पहले अपने आप को रेडी करेंगे। सिलेबस देखेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि कोई चीज अगर पढ़ना है तो कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप जान गए। और लास्ट में जब ये तीनों चीज जानेंगे, तो आरबीआई का कुछ वीकनेस निकलेगा, आप वो निकाल लोगे। और वीकनेस जब निकाल लोगे, तब आप बहुत सारे कंपटीशन से आगे बढ़ जाओगे और आपका चांसेस बहुत बन जाएगा कि आप एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हो, ठीक है। ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन। जब तक ये नहीं होता, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। ये जब हो जाता है, जब आप एग्जाम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एग्जामिनर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो कौन सा मंशा से पेपर बनाता है, तब आपको ये क्लियरिटी मिल जाता है कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। अब आप स्टार्ट करिएगा सिलेबस। पहले आपने ये अप्रोच डेवलप किया, जिस अप्रोच से आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो अब आप एक्चुअल में सिलेबस कंप्लीशन की ओर बढ़ गए आगे। इसमें आप प्रायोरिटी वाइज सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कवर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सवाल आता है, बहुत सवाल, हर साल सवाल देखने को मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो आप ने ये देख लिया, पहले तो आपने सिलेबस देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेबस में है, तब आपके दिमाग में मालूम चला कि सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, सिलेबस देख लेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पढ़ने चालू कर देगा।
लेकिन आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे कि अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितना डेप्थ में पूछता है, तो आपको मालूम चला कि बहुत डेप्थ में पूछता है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत डेप्थ में पढ़ाई करेंगे। इसके साथ साथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये जो है एग्जामिनेशन में रेयरली पूछा जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो आप क्या करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर इग्नोर कर देंगे, लेकिन मेन फोकस कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, वो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ ये देगा, अपना एफर्ट डालेगा। यहाँ गड़बड़ है। मान लीजिए कि आपको 20 चैप्टर दिया गया आपका सिलेबस में, तो क्या आप 20 चैप्टर को उतना ही फोकस के साथ पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते हैं। आप इसमें से जो 10 चैप्टर है उसको आप फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि इन डेप्थ सवाल पूछता है। बाकी जो 10 टॉपिक है उसको आप ओवरऑल देख लेंगे, ठीक, ओवरऑल देख लेंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप ओवरऑल भी नहीं देखेंगे, इसको सीधा पूरी कैंसिल कर देंगे, सिर्फ ये 10 क्वेश्चन को देखिए। ये जो अप्रोच है ये कैसे डेवलप होता है कि क्या पढ़ना है और क्या चीज को डेप्थ में पढ़ना है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन से आता है, ठीक। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जहां से एग्जामिनेशन सवाल पूछे गए, वहां से छोड़ ही नहीं सकता। क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा है, अजम्पशन, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या है, ये वीकनेस है आरबीआई का। अगर ये आप जान गए तो आप सिलेबस भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे। सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे तो क्रिटिकल रीजनिंग पर पूरा जान लगाएंगे, लेकिन साथ में जो बहुत छोटा मोटा है जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है उसमें आप दिमाग नहीं लगाएंगे, ब्लड रिलेशन है उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये भी डेली पूछता है, मतलब हर बार पूछता है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। तो जानते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो प्रायोरिटी है ये कहाँ से निकलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन से निकलेगा। जब आपने पैटर्न देखा है, सिलेबस देखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है और लास्ट में आरबीआई का वीकनेस देखा है, ठीक है। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको भी मालूम चलेगा और उसको दिमाग लगा करके आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। कंसिस्टेंसी मैटर करता है, तो कंसिस्टेंसी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिलेबस जो है वो कोई एक दिन का काम तो है नहीं। सिलेबस जो है वो 2-3 महीना रेगुलर उसको करना पड़ता है, देना पड़ता है। सिलेबस के लिए तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ही, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप करंट अफेयर्स में जा नहीं सकते। और करंट अफेयर्स आपको एग्जामिनेशन पास कराने वाला है, तो करंट अफेयर्स आप जाइएगा उससे पहले आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। तो सिलेबस जो है आपको 3 मंथ में खत्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बफर के लिए 4.5 मंथ दे रहा हूँ कि 4.5 मंथ में आप कवर करिएगा, ठीक है। मैं आपको 3 मंथ में करा दूंगा, 4.5 मंथ आप लगा लीजिएगा, जिसमें से आप सब कुछ याद कर लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर अगर आप खुद से करने जाइएगा तो आपको यहाँ पर लग जाएगा कम से कम 30 दिन, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 दिन के अंदर करा दूंगा, ठीक है। याद भी करा दूंगा आपको, पूरा सिलेबस में याद करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एकदम दिमाग लगा दूंगा कि किस तरह से सवाल पूछता है, सारा का सारा ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। आरबीआई का वीकनेस क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। 5 दिन के अंदर आपका सारा खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम आपका 5 दिन के अंदर खत्म। इसके बाद फिर 3 महीना आपको बस सिलेबस कंप्लीट करने में लगाना है। साथ ही साथ बीच बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन को एक एक बार करके देखते चलना है, ताकि आप भूल ना जाए। जो आपने एग्जाम को अंडरस्टैंड किया है ये चीज़ को आप भूल ना जाए, इसके लिए आपको बीच बीच में देखते रहना पड़ेगा। और साथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा अगला 3 महीना में। लेकिन अब बफर के लिए लेके चल रहा हूँ कि 4.5 महीना लग जाता है। इसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट आप कहाँ से देंगे, बहुत सारा ऐप होता है जहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में आप क्या करते हैं, मॉक टेस्ट में आप अपना पेशेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में आप क्या करते हैं, अपना पेशेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। अपना टाइम मैनेजमेंट चेक करते हैं कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो मान लो कि 2 घंटा आपको मिला है जिसमें आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। टेस्ट योर फीलिंग्स, वहां पर अपना फीलिंग्स को भी टेस्ट करते हैं कि हम जो नर्वस हो रहे हैं तो क्या मेरा नर्वसनेस जा रहा है, कहीं हम पैनिक कर रहे हैं क्या, ये सब आप कहाँ से चेक करते हैं, ये आप टेस्ट से चेक करते हैं। लेकिन टेस्ट में आप पेशेंस चेक किए, टाइम मैनेजमेंट चेक किए, फीलिंग्स चेक किए। क्या चेक नहीं करना है आपको, नॉलेज अपना चेक नहीं करना है। नॉलेज चेक नहीं करिएगा आप मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट है, वो एग्जाम नहीं है। मॉक टेस्ट और एग्जामिनेशन में बहुत अंतर है। सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी एग्जामिनेशन का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम और आरबीआई ग्रेड बी मॉक टेस्ट, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो मॉक टेस्ट से आप क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल ला सकते हैं, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने का एबिलिटी सीख सकते हैं, पेशेंस ला सकते हैं, लेकिन नॉलेज टेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर नॉलेज टेस्ट करने के लिए जाइएगा तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो नॉलेज नहीं टेस्ट करना है आपको, ठीक है, बाकी चीज टेस्ट करना है। जब ये 3 काम आप एक के बाद सिक्वेंसली कर लेते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा और आप डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाएंगे और हमारा राइड यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस कंप्लीशन
और मॉक टेस्ट में आप 1 महीना दे देंगे तो मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा हो गया 1 महीना। ठीक है, 15 दिन भी आप दे देंगे तो बहुत है। लेकिन मॉक टेस्ट का मतलब है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली सेक्शनल दे रहे हैं। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम को अंडरस्टैंड करो, सिलेबस को कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट में फिर बैठो। समराइज कर दूं? समराइज कर देते हैं। ये जो मैं आपको समराइजेशन करा रहा हूँ, ये समराइजेशन कराते कराते मैं ना ये सारा समराइजेशन को एक वीडियो के अंदर मैं ऐड करूंगा। उससे क्या होगा, आपको एट द एंड एक बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। यानी कि जो भी मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ पूरा कोर्स के अंदर, हो सकता है कि इसके अंदर 3 महीना लग जाए, लेकिन इस 3 महीना का जो कंटेंट है, जो रस है, वो सिर्फ मैं आपका 60-70 घंटा के अंदर खत्म करा दूंगा शॉर्ट में। तो वो आपका बूस्टर कोर्स हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगेगा ये कोर्स होने के बाद आपको लगेगा कि यार मैं तो भूलते जा रहा हूँ कोर्स के में जो भी पढ़ाया गया था, तो आप एक बार बूस्टर कोर्स देखेंगे, सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको समराइज करते हैं। हमारा रोड मैप क्या रहेगा? हमारा रोड मैप है 3 स्टेज। सबसे पहले हम लोग एग्जाम को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद फिर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और तीसरा फिर हम लोग मॉक टेस्ट को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम को अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा 4 पिलर होता है: पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीकनेस ऑफ आरबीआई। ये 4 चीज हमें अगर मालूम चल गया, तब एग्जाम को हम लोग समझ गए, एग्जामिनर को हम लोग समझ लिए, और हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ लिए। ठीक है, पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन किस तरह से होता है। फेज 1 में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, फेज 2 में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, फेज 2 में आपको कितना इंड्योरेंस चाहिए। एक दिन में आपको 4000 वर्ड लिखना पड़ेगा, तो 4000 वर्ड लिखने के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब कैसे मालूम चलता है? ये पैटर्न के थ्रू मालूम चलता है। आप पैटर्न समझते हैं, पूरा एग्जाम को आप एक बार रीड करते हैं। ठीक है, एक बार समझते हैं पूरा एग्जाम को, एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। पैटर्न ये होता है। सिलेबस, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आप पढ़ते हैं, सिलेबस ये मालूम चलता है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू से मालूम चलता है कि कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट में जब आप पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आप आरबीआई का वीकनेस पकड़ लेंगे, और आरबीआई का वीकनेस पकड़ लिए इसका मतलब कि ये एग्जाम को आप पूरी समझ लिए। अब सिर्फ आपको काम करना है, सिलेबस को स्टार्ट करना है। तो जैसे आप एग्जामिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप होगा कि किस तरीके से हम लोग को क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। फिर वो अप्रोच के साथ आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने में आपको 3 महीना लग सकता है, बफर के लिए आप 4.5 महीना ले सकते हैं। इस सिलेबस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सिलेबस के अंदर हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक पोर्सन। जैसे स्टैटिक पोर्सन कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर्स के अंदर आएंगे। लेकिन स्टैटिक पोर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते कि तो स्टैटिक पोर्सन भी हम लोग कवर करेंगे। स्टैटिक पोर्सन पे हम लोग प्रायोरिटी वाइज चलेंगे। कुछ पोर्सन को हम लोग छोड़ देंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर कभी पूछा नहीं जाता है, एकदम लेस एक्सपेक्टेड है, एकदम लेस, तो उसको हम लोग छोड़ भी देंगे। लेकिन वो सब टॉपिक को बहुत इन डेप्थ में जाएंगे जिससे सवाल भी इन डेप्थ पूछता है। ठीक है, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग को जान लगाना है सिलेबस कंप्लीट करते समय। कंसिस्टेंसी मैटर करेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। मॉक टेस्ट का बात करते हैं। मॉक टेस्ट जब होगा, ये कब होगा? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया है और आप मॉक टेस्ट के अंदर आए हैं। तो मॉक टेस्ट में अपना पेशेंस चेक करेंगे आप। ठीक है, कि आप 2 घंटे बैठ पा रहे कि नहीं बैठ पा रहे हैं, आपका इंड्योरेंस शक्ति कैसा है। ठीक है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट स्किल आप सीखेंगे कि आप कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आपका दिमाग जो है वो शांत है कि नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो फिर आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना फीलिंग्स को भी टेस्ट करेंगे। लेकिन क्या टेस्ट नहीं करेंगे? अपना नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अलग होता है और आरबीआई का एग्जाम अलग होता है। आरबीआई जो पेपर सेट करता है और मॉक टेस्ट में जो पेपर आता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो उस पर आप अपना नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकते हैं। पेशेंस टेस्ट करिए, टाइम मैनेजमेंट, फीलिंग्स टेस्ट करिए, लेकिन नॉलेज टेस्ट मत करिए। ये 3 रास्ता से आप गुजर के निकलते हैं तो आप डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाते हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी, दोनों के लिए, फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, अब एक बात तो मैं भूल ही गया आपको बोलने के लिए कि कुछ कुछ एनिमीज आएगा इस राइड के अंदर। ये जो राइड हम लोग ले रहे हैं इसमें कुछ कुछ एनिमीज आने वाला है। कौन कौन एनिमीज है एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे बड़ा है ये डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, या ये लड़की डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लड़की के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वो डिस्ट्रैक्शन है, समझे? तो ये कहीं नहीं सोचेगा कि लड़की को डिस्ट्रैक्शन बना दिया है। तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन क्या है? आपका मन करेगा कि यार हम आरबीआई एग्जाम क्यों दे, हो सकता है कि एग्जामिनेशन अगले बार हो भी ना, तो हम आरबीआई का एग्जामिनेशन क्यों दे? इससे अच्छा है कि हम सेबी का एग्जामिनेशन दे, इससे अच्छा है कि हम नबार्ड का तैयारी करें। ठीक है, इससे अच्छा है कि बैंक का एग्जाम दे, हम बैंक पीओ का एग्जाम दे। या फिर अभी कभी आपको लग सकता है कि यार कोई जॉब हमको अभी चाहिए,
तो उस केस में आप सोच रहे हैं कि बैंक पीओ का एग्जाम दे देते हैं, बैंक क्लर्क का एग्जामिनेशन दे लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका तैयारी जो है वो इंटरमीडिएट स्थिति में है, एडवांस नहीं है, तो उस केस में ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनने वाला है और आपका एग्जामिनेशन का जो भी चांसेस है पास होने का वो खत्म कर देने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ आरबीआई लेकर के तैयारी करते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ आरबीआई की तैयारी करेंगे ना आप, तो आप जब आरबीआई का एग्जाम दे के निकलेंगे, एग्जामिनेशन क्रैक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ अगर, तो आपको दिखेगा कि आप जो है 70% बैंक पीओ के लिए रेडी हो गए हैं और 70% आप नाबार्ड के लिए भी रेडी हो गए हैं और सेबी के लिए भी आप रेडी हो गए हैं 60%। ये चीज आपको मालूम चलेगा। इसीलिए कोई एक कोर्स भी आप पकड़िए, हो सकता है कि आप सिर्फ सेबी पकड़ लीजिए या नाबार्ड ही पकड़ लीजिए या सिर्फ बैंक पीओ पकड़ लीजिए, तीनों में से कोई एक पकड़िए तो एक ही पकड़ के रखिए, फिर आप चेंज मत करिए, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तभी आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर पाएंगे, तभी आप बाकी सारे बच्चों से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तो है भाई। कंपटीशन में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिसको कि हराना बहुत मुश्किल वाला बात है। आप तभी हरा सकते हैं जब आपके पास फोकस है, आप सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करें तभी आप उसको हरा सकते हैं, अदरवाइज आप हरा नहीं सकते। तो डिस्ट्रैक्शन है आपका सेबी, नबार्ड, बैंक पीओ वगैरह वगैरह, ठीक है। एक और कि बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे भागना, आपका बहुत सारा सोर्सेस होना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे आप बच के रहिएगा, ठीक है। बहुत सारा सोर्सेस होने से क्या होता है ना कि आप फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ आपको याद रहना चाहिए वो याद नहीं रहता है। मान लीजिए कि आप मैनेजमेंट का कोर्स 5 बार कर चुके होंगे या 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे, लेकिन आपको याद अभी भी नहीं है। याद क्यों नहीं है? क्योंकि फोकस के साथ पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ मेरा ही कोर्स देखा होगा, जो यूट्यूब पे मेरा मैनेजमेंट फ्री है, अगर वही सिर्फ देखा होगा तो आई एम श्योर कि उसको बहुत सारी चीज़ याद हो गया होगा। अगर सिर्फ मेरा चार्ट देखा होगा तो उसको याद हो गया होगा। अगर एक बार याद हो जाता है ना, तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखने के लिए आप नए नए वर्ड्स लेकर के आ सकते हैं, लेकिन जो की वर्ड्स है वो आपको एक ही बार आएगा, वो एक ही बार आपको दिमाग में छापना पड़ेगा, वो मैं आपको छापने देता हूँ, ठीक है। जो मसाला है वो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, बाद में आप ग्रेवी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड आप इधर उधर से लेके नहीं आ सकते, कीवर्ड आपको मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का कीवर्ड से ही मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है, वो चार्ट आप देखते हैं, पूरा कीवर्ड आपके दिमाग में छप जाता है, जो कोर है, जो कॉन्सेप्ट है वो भी छप जाता है। उसके बाद जब आपका मेन चीज यानी कि कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर है, तो फिर आप कोर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, लेकिन ये कोर बहुत जरूरी है। वैसा ही मैं आपको कराता हूँ, यही है फोकस, ठीक है। सारा जगह में मटेरियल ले लेना, फिर पढ़ाई करना, ये जो है फोकस अगर लूज करेंगे आप, तब आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत कम हो जाता है। नो पाथ, कोई एक पाथ नहीं इस्तेमाल करना। किसी किसी के पास जानते हैं सब कोर्स रहता है, वो सारा कोर्स लेकर के बैठा हुआ रहता है, और आप जानते हैं कि सारा कोर्स कितना भास्ट भास्ट तरीके से कवर कराता है। तो उस केस में क्या होगा, कोई आदमी सोचेगा कि हम आरबीआई ग्रेड भी बनना चाहते हैं, तो वो ये रास्ता कभी चुन रहा है, कभी ये रास्ता 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 चुन रहा है और कभी ये रास्ता चुन रहा है। मेरा रास्ता तो ये है, सिंपल, सटीक, शॉर्ट, स्मार्ट रास्ता जिसको बोल सकते हैं। बाकी लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, लेकिन कराते फिर हार्ड वर्क है। देखे हैं बहुत सारे टीचर लोग को, देखे हैं हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर ही, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क बोल के हार्ड वर्क करा देते हैं, गधा बना देते हैं आपको, ठीक है। तो ये रास्ता है मेरा, ठीक, इस रास्ते से पहुंच सकते हैं। तो क्या ये वाला रास्ता से नहीं पहुंच सकते? हाँ, वहां से भी पहुंच सकते हैं, ये रास्ते से भी पहुंच सकते हैं, ये रास्ते से भी पहुंच सकते हैं, ये रास्ते से भी पहुंच सकते हैं, सारा रास्ते से पहुंच सकते हैं। लेकिन दो प्रॉब्लम होता है, पहला तो आप कोई भी रास्ता को पूरा तक जा ही नहीं रहे, पूरा आप कर ही नहीं रहे, और दूसरा कि रास्ता बहुत बड़ा है, रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रास्ता बहुत लंबा है। दो कारण है। मेरा वाला रास्ता आप फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको काफी हेल्प होगा, ठीक है। तो ये रास्ता, ये आपका एनिमीज है और ये आपका रोड मैप है, ये दो चीज को आप समझ करके अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। एग्जाम पैटर्न हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर सिलेबस को याद करेंगे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।